आप सभी दोस्तों का शुक्रिया जो आज इस सुबह में हमसे जुड़े हैं। ऑफ कोर्स HDFC ने हम लोगों को यहाँ मिलाया है, तो उनके फंड के बारे में हम बात करेंगे। HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड, जिसका KNF भी है। पर जाहिर बात है कि हम ज़्यादा बात वो करेंगे कि हमें हमें करना क्या है। हितेश भाई, एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं जब भी मीटिंग करता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि आपको पैसा चाहिए, क्या आपको पैसा बनाना है? डू यू वांट टू बी रिच इन योर लाइफ? डू यू वांट वेल्थ इन योर लाइफ? मेरी मीटिंग में सन्यासी तो आएगा नहीं, गृहस्थी आएगा, है ना, हाउस होल्ड ही आएगा। तो सभी लोग हाथ खड़ा करते हैं कि भैया हमें हमें पैसा बनाना है। लेकिन मुश्किल यह है कि जहां पैसा बनता है वहां जाने को लोग तैयार नहीं है। राइट? क्योंकि अगर आप कोई चीज चाहते हैं तो उसकी कीमत भी आपको अदा करनी है। जब आप पैसा बनाने घर से निकलते हैं तो आप जानते हैं उसकी कीमत क्या है। उसकी कीमत है डिस्कम्फर्ट। बिना डिस्कम्फर्ट के अगर किसी ने पैसा बनाया हो तो बताइए। हरगिज नहीं। ठीक है, तो जब आप FD तोड़ के इक्विटी म्यूचुअल फंड में आते हैं तो डिस्कम्फर्ट एक चीज है जिसको आप पाते हैं, साथ में पाते हैं। आपको वो FD वाली सुकून या FD वाला आराम आपको यहाँ नहीं मिलेगा। पर जाहिर बात है कि FD आपको सुकून और आराम देता है तो वेल्थ भी नहीं देता है। राइट? तो एक बेसिक चीज है जिसके ऊपर मैं अपनी बातचीत शुरू करूंगा, और मैं अपनी बातचीत शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कल क्या होगा। मुझे नहीं मालूम कल बाजार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पर अगर आप मेरे से पूछते हैं कि अगले 10 साल में क्या होगा, तो मुझे मालूम है। जब आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन, दिशा। लेकिन जब आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं फीलिंग। आप नहीं कह सकते कि कल क्या होगा। मैं आपसे आप कहूंगा कि बाजार बहुत अच्छा है। संभावना इस बात की है कि अगले ही सोमवार को ये बाजार 5% गिर जाए। ऐसा होगा और ऐसा होता आया है। राइट? तो ये जो एक मामूली सी बात है, हमें समझना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, अपने आप को मूर्ख समझिए, लेकिन वो मूर्ख जो सवाल पूछता है। राइट? जब आप ये मान लेंगे कि आप भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते, आप अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे। और जहां आप ये स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप भविष्य के बारे में जानते हैं, आप मूर्ख साबित हो जाएंगे। हितेश भाई, एक एग्जांपल देता हूं। मुझे बताइए, ऐसा वो कौन सा देश है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे कोविड के बाद से कि उसकी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, रिसेशन में जा रही है, रिसेशन में जा रही है, बर्बाद हो रही है? कौन सी इकोनॉमी है? सर, बात तो हम लोग इंडिया और US की कर रहे थे। यूएस की कर रहे थे। यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हो गए, अभी रिसेशन में गया, अभी रिसेशन में गया, अभी रिसेशन में गया। अब जानते हैं पिछले 4 सालों में यूएस में क्या हुआ है? द यूज तो CAGR ग्रोथ रेट इज 6%। द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज 28%। 6% वो इकोनॉमी जिसकी साइज $25 ट्रिलियन है। तो देखिए, हम अंदाज क्या लगा रहे थे और हुआ क्या है दुनिया में। आप अंदाज लगा रहे थे कोविड में कि बाजार धाराशायी हो जाएगा। कोविड के बाद जितना आपको बाजार ने कमा के दिया, कभी कमा के नहीं दिया। राइट? RBI गवर्नर ने आपसे ये कहा था कि क्या हो रहा है बाजार में, इकोनॉमी कहां जा रही है और बाजार कहां जा रहा है। देयर इज डिस्कनेक्ट बिटवीन द टू। तो मैंने जो अगर 3 दशकों में कोई बात सीखी है ना, किसी को नहीं मालूम है कल क्या होगा। इसलिए यहां पर इस बाजार को समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से पूछें कि आपके परिवार में क्या हो रहा है। अगर आपको ये लगता है कि आपके परिवार के खर्चे आने वाले समय में बढ़ते रहेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया डबल एंट्री सिस्टम है। आपका खर्चा ही व्यापारी की आमदनी है। तो आप ये नहीं मान सकते कि आपके खर्चे तो बढ़ते रहेंगे, व्यापारी की इनकम नहीं बढ़ेगी। किसी एक्सपर्ट को पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पास जवाब है। राइट? तो मेरा एक निवेदन है, जो भी यहां पर मेरे को सुन रहा है, कंपनियों के जैसे, सरकारों के जैसे एनुअल, मंथली या क्वार्टरली GDP ग्रोथ रेट नहीं देखिए। राइट? मंथली, क्वार्टरली, एनुअल स्टॉक मार्केट ग्रोथ मत देखिए। जब तक आप ट्रेंड नहीं देखेंगे, ट्रेंड मतलब 5 साल, 8 साल, 10 साल का ट्रेंड क्या है, उसको हम रोलिंग बोलते हैं। जब तक आप 10 साल का ट्रेंड नहीं देखेंगे, आपको बात समझ में नहीं आएगी कि दशा क्या है। मुश्किल यह है हितेश भाई कि हम सब लोग दशा तो समझने की कोशिश करते हैं, दिशा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एंड व्हाट इज इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग एसेंशियली डिस्काउंटिंग फ्यूचर। इन्वेस्टिंग ये है ही नहीं कि अभी क्या हो रहा है। इन्वेस्टिंग है डिस्काउंटिंग फ्यूचर, कल क्या होगा। राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन, दिशा क्या है। राइट? जल्दी से मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान के बारे में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है। मैं उस तकलीफ को आपको पहले बता देता हूं, तभी जाके हम इस बात को, कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे कि ये जो फंड जिस पे हम बात करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी जरूरत क्या है। पिछले साल सर, हिंदुस्तान में 4.25 करोड़ बच्चे हैं जो कि इंटरमीडिएट से निकल के कॉलेज में आए। 4.25 करोड़, हाईएस्ट इन लास्ट 75 ईयर्स। एक साल में 4.25 करोड़।
अगले साल 4.5 करोड़ हो जाएंगे। 4.5 करोड़ बच्चे अब आपके एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्या मांग रहे हैं आपसे एजुकेशन कंप्लीट होते ही? काम मांग रहे हैं। अच्छा। आपने इंडिया में एक बात देखी होगी कि इंडिया में इनइक्वलिटीज बढ़ रही हैं। जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब हो रहा है। इंडिया की ग्रोथ बहुत अच्छी है, इंडिया से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, लेकिन ये जॉबलेस ग्रोथ है, जॉब नहीं हो रही है। ऐसे आप क्रिटिसिज्म सुनते होंगे इंडिया के बारे में। अब ऐसा क्यों है? ये क्या है इंडिया में? प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? इंडिया जो पैसे बनाती है, इस पैसे बनाने को हम 3 तरीके से देखते हैं। पहला तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड, कि सारे हिंदुस्तानियों ने मिलकर कितना पैसा खर्च किया। जितने भी आप पैसा खर्च करते हैं अपने जीवन में, उसको जोड़ लीजिए, अपने एक साल में उसको जोड़ लीजिए, हर हिंदुस्तानी का खर्चा एक साल में जोड़ लीजिए, वो इंडिया की जीडीपी होगी। अब आप खर्चा किस पे करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज पे। आप गुड्स एंड सर्विसेज, व्यापारी ने कितनी बेची? उसने कितनी बेची? वो बेचेगा जब जब उसको प्रोड्यूस करेगा। तो एक व्यापारी ने कितनी गुड्स एंड कितनी सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, वो उतना ही होगा जितना उसने खरीदा प्लस इन्वेंट्री। ठीक है? तो उस सारी वैल्यू को जोड़ दीजिए, आपको जीडीपी मिल जाएगी। दैट्स कॉल्ड एक्सपेंडिचर, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड, राइट? एक तीसरा मेथड है जिसके अंदर कि उसने क्या बनाया, क्या चीज बनाई। तो उसने या तो गुड्स बनाई या सर्विसेज बनाई। ठीक है? गुड्स में आगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, और सर्विसेज आप सब जानते हैं, यूटिलिटीज और सर्विसेज आपके पास में आ गई। तो उन्होंने क्या बनाया, व्यापारी ने और किसान ने मिलकर क्या पैदा किया, उसकी वैल्यू को जोड़ दीजिए, तब भी जीडीपी आ जाएगी। एंड वी कॉल इट प्रोडक्शन मेथड। अब ध्यान से समझते हैं, इस प्रोडक्शन मेथड पे फोकस हो जाइए। इंडिया अगर 100 रुपए का माल बनाता है, तो 100 रुपए के माल में 15 रुपए एग्रीकल्चर से पैदा करता है, 25 रुपए इंडस्ट्री से पैदा करता है, और 60 रुपए सर्विसेज से पैदा करता है। ठीक है? अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें बहुत सिंपल सी दिक्कत है, एक चार्ट के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू शेयर द चार्ट और नॉट, क्योंकि मैं बोलता तो मैं चला आपके जाऊं। साथ स्क्रीन, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ सर, तो हाँ, आपको थोड़ा स्क्रीन सा शेयर आप का मुझे राइट्स वो मिल अधिकार जाएगा। दे दें। हाँ सर, अब आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। ओके, सुपर। अभी देखिए मैंने स्क्रीन शेयर किया है, कैन वी सी इट? यस सर। ओके। ये मेरे को दिखा नहीं रहा है। सर नीचे की तरफ होगा, देखिए आप, ग्रीन कलर का स्क्रीन शेयर, शेयर स्क्रीन। हाँ, शेष की तो किया मैंने। उसका शेयर स्क्रीन हो चुका है, अच्छा, शेयर स्क्रीन स्क्रीन हो शेयर चुका हो है। गया है सर, आपको अगर फुल स्क्रीन करना है। हाँ, सर वो पूछ शिफ्ट रहे हैं। शिफ्ट F5 करके सर आप फुल स्क्रीन कर लो। ये मेरे को ना एक्चुअली नजर नहीं आ रहा है इसमें मेरे को। शिफ्ट फाइल। सर ये फ्रॉम करंट स्लाइड्स भी हाँ हो जाएगा, राइट? ठीक है, आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड जो है, मैं जल्दी से उस पर आ जाता हूँ। ओके ओके, सर, आपके ठीक पास है। आप शिफ्ट F5 करके भी आप ट्राई करो सर, शायद उसके अंदर में अभी आपको आप फुल अभी स्क्रीन आप करना। अभी मैंने फुल स्क्रीन किया, आपको नजर आ रहा है? नहीं सर, फुल स्क्रीन नहीं आ रहा सर, ये स्लाइड मोड में आ रहा है। आप इसको सर एक बार शिफ्ट F5 करके आप देख लो, शायद आपको एक मिनट स्टॉप हो शेयर जाए। करके वापस जो मैंने फुल स्क्रीन किया है ना, उसी को मैं आपको दिखाने जरूर। की कोशिश करता हूँ। लेट मी सी। अभी फुल स्क्रीन है कि नहीं? हाँ सर, परफेक्ट अभी। परफेक्ट है ना? चलिए, ठीक है। थोड़ा बाजार के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, आई डोंट नो, क्योंकि हम सभी लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि हम बाजार के बारे में बात करें। ठीक है? अ, ये देखिए, इस चीज को आप ध्यान से थोड़ा देखिए, इस चार्ट को आप देख रहे होंगे। यहां मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि इंडिया में कितना जीडीपी है, कांस्टेंट जीडीपी जिसको आप बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है? सो ये 147 लाख करोड़ है एज ऑफ ईयर, लास्ट ईयर 2023 में। इसमें आप देखिए एग्रीकल्चर का शेयर हमारा 15% है, इंडस्ट्री का शेयर 22% है, और इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर, जीडीपी शेयर केवल 17% है, और सर्विसेज 62% है। अब ध्यान से इस बात को समझते हैं कि दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि 100 में से 15 रुपए जो एग्रीकल्चर कमा रहा है ना, यहां पर 48% लोग एम्प्लॉयड हैं। 48% लोग एम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से समझिएगा। एक आदमी है,
हस्बैंड एंड वाइफ, उनके एक बच्चा पैदा होता है, 2-3 साल में एक और बच्चा पैदा होता है। अब उनके घर में दो बेटे हैं और हस्बैंड एंड वाइफ है। हस्बैंड के पास 2 बीघा जमीन है, वो 2 बीघा जमीन को जोतता है और गेहूं पैदा करता है, ऐसे अज्यूम करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, 18 साल का बच्चा बड़ा बच्चा हो जाता है। वो कहीं दूसरी जगह काम नहीं करता है, उसी खेत को जोतने में पिताजी के साथ आ जाता है। माँ कहती है, देख बेटा, पापा थक गए हैं, थोड़ा पापा की मदद कर। और वो खेत में पापा को मदद करने के लिए पहुंच जाता है। 2-3 साल गुजरते हैं, छोटा बेटा भी 18-20 साल का हो जाता है। माँ उसको भी बड़े भाई को और पिताजी को मदद करने के लिए खेत पे भेज देती है। अभी उनके पास वही 2 बीघा जमीन है और उसी 2 बीघा जमीन पे वो खेती बढ़ा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि इंक्रीमेंटल लेबर तो उस जमीन को मिल रहा है, पर उसके प्रोडक्शन में खास फर्क नहीं आ रहा है। तो तीनों बोलेंगे हम कृषि करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं। इकोनॉमिक्स में हम इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। तो इंडिया में जो लेबर आता है ना, उसका मार्जिनल प्रोड्यूस नहीं होता है। और जब तक आपका हर लेबर वैल्यू ऐड नहीं करेगा ना हितेश भाई, सबसे बड़ी दिक्कत सुनिए, आप 10% जीडीपी ग्रोथ रेट तक नहीं पहुंचेंगे। और जब तक आप 9-10% जीडीपी ग्रोथ रेट तक नहीं पहुंचेंगे, ये 4.25 करोड़ बच्चे जो नौकरी से बाहर नौकरी मांगने के लिए हर साल निकल रहे हैं, उनको आप जॉब नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है, उसको जॉब देना है, तो एक ही जगह बचती है, क्योंकि सर्विसेज में आप सैचुरेट कर रहे हैं, राइट। इससे ज्यादा सैचुरेट ग्रो करने के लिए आपके पास में पॉसिबिलिटी नहीं है। सरकार को ये बात समझ में आ गई है, जब तक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को नहीं बढ़ाएगा, तब तक उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं कर रही है, तब हमारी ग्रोथ रेट वर्ल्ड में हाईएस्ट है। और जब हम इस पे भी काम करना शुरू कर देंगे, तो सोचिए हमारी ग्रोथ रेट्स कहां होंगी। एंड वील अचीव दोज ग्रोथ रेट्स विच चाइना एंड जापान एंड जर्मनी हैव सीन इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। एंड दैट्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो बहुत ध्यान से इस बात को हम समझते हैं। लेकिन पहले जल्दी से मैं बाजार के बारे में थोड़ा सा आप बात कर लूं। बाजार के बारे में जो मैंने आपसे कहा था कि यूएस में क्या हुआ है और इंडिया में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम बाजार की बात करते हैं। अब देखिए, हमारा जो बाजार है या दुनिया के जो बाजार हैं, हो क्या रहा है। सोना आपको रिटर्न दे रहा है, जमीन आपको रिटर्न दे रही है, बॉन्ड ने भी आपको रिटर्न दिया है। इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा हैं दुनिया भर के अंदर, और आपको बाजार भी, इक्विटी बाजार भी आपको रिटर्न दे रहा है। क्या रीजन है कि हर जगह आपको रिटर्न आ रहा है। कहते हैं कि गोल्ड और इक्विटी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, पर ऐसा तो नजर नहीं आया पिछले 4-5 सालों में। क्या रीजन है। रीजन बहुत सिंपल है। दुनिया के अंदर पैसा बहुत छापा गया है, पैसा बहुत बनाया गया है, और पैसे की सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, और लोग भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा आशंकित जब होते हैं तो बचत भी ज्यादा करते हैं, और डिमांड एसेट्स की बहुत बढ़ जाती है। इस वक्त दुनिया में हर एसेट की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, ध्यान से हम समझते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब दुनिया के अंदर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़े हुए 2-3 साल हो गए हैं। अब उनको लग रहा है कि आगे से जाके इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। कोविड की घबराहट कम हो गई है, बहुत से देशों में इकोनॉमीज खुल रही हैं, तो लोग थोड़े पॉजिटिव भी हो रहे हैं कि हमारा खर्चा आने वाले समय में बढ़ने वाला है। उनका सेंटिमेंट अच्छा है। सेंटिमेंट दुनिया का अच्छा है, इसका एविडेंस क्या है, इसका प्रमाण क्या है। अभी अभी ईरान ने इजराइल पे हमला किया, लोगों ने कहा कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। मैं इस चार्ट पे आपको 2 सर्कल दिखा रहा हूं। एक सर्कल है जिसमें रशिया अटैक्ड यूक्रेन, और दूसरा सर्कल है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे अच्छी चीज है कि बाजार क्या सोचता है उसको समझने का एक इंडेक्स है, उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो मैंने आपको यूएस का विक्स भी दिखाया है, मैंने आपको निफ्टी हिंदुस्तान का विक्स भी दिखाया है। आप देखिए, जिस दिन 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, वो जो वोलेटिलिटी थी उसके अंदर 200% का जंप एक ही दिन में आया। एक ही दिन में घबराहट 200% लोगों की बढ़ गई, और बाजार को आपने लगातार मार्च अप्रैल मई के अंदर 2022 में गिरते हुए देखा। लेकिन जिस दिन ईरान ने इजराइल पे अटैक किया और हम मान रहे थे कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, उस दिन के बाजार के अंदर 20% की वॉलेटिलिटी में राइज हुआ। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपको क्या बताता है, दुनिया भर के लोगों का मार्केट्स को लेके सेंटीमेंट बहुत अच्छा है। अब ये गलत है सही, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि इस वक्त बाजार को लेके सेंटीमेंट क्या है। ये है इंटरनेशनल। अब मैं नेशनल बात करता हूं, ध्यान से देखते हैं। बाजार में सेंटीमेंट अच्छा हो या खराब हो, मैं आपको एक मंत्र देता हूं। इस मंत्र को हर इन्वेस्टर को बताइएगा कि यह बाजार में पैसा बनता है पर लोगों का नहीं बनता है। लक्ष्मी हर घर नहीं जाती।
ये बाजार चाहे 75,000 से बढ़ के 7,50,000 हो जाएगा अगले 20 सालों में, इसका ये मतलब नहीं है कि सबका पैसा बनेगा, नहीं बनेगा। क्या रीजन है? मैं आपको पिछले 40 साल की कहानी सुनाता हूं। ये 40 साल की कहानी हिंदुस्तान की देखिए। इन 40 सालों में हमारे बाजार के अंदर 9,700 ट्रेडिंग डेज हुए हैं, 9,732 ट्रेडिंग डेज, राइट। इन ट्रेडिंग नहीं, सॉरी, 10,448 ट्रेडिंग डेज हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं। इन 10,448 ट्रेडिंग डेज में करीब करीब 5,000 ट्रेडिंग डेज को बाजार गिरा है। इसका मतलब बाजार एक दिन गिरता है, एक दिन बढ़ता है, 50-50 रेशियो है, ठीक है। इसलिए बाजार में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, लोगों का पैसा क्यों नहीं बनता है। जिस किसी ने भी इस बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है, आउट ऑफ 10,448 ट्रेडिंग डेज, इसमें 9,700 ट्रेडिंग डेज ऐसे हैं हितेश भाई, जिस दिन की प्राइस पिछले हाई से नीचे थी, जिस दिन की प्राइस पिछले हाई से नीचे थी। इसका मतलब 93% केसेस में जिस भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद उसने क्या देखा है कि प्राइस नीचे गई है। आप सड़क पे खड़े हो जाइए, चौराहे पे खड़े हो जाइए, एक आदमी को पूछिए कि आप शेयर्स खरीदते हैं, और अगर आपको वो जवाब देता है कि हाँ मैं शेयर्स खरीदता हूं, अगला सवाल पूछिए आपके शेयर खरीदने के बाद बाजार ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, वो क्या बोलेगा? नीचे जाता है। सभी लोगों को लगता है कि भगवान मेरे खिलाफ है, पता नहीं बाजार में क्या है, ये बढ़ता रहता है जब तक मैं नहीं खरीदता हूं। जिस दिन मैं खरीदता हूं उसके बाद बाजार गिर जाता है। अरे ये तो आंकड़े कहते हैं भाई, स्टैटिस्टिक्स कहती है। दे आर 93% चांसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग फंड के मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे कहूंगा कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, अगर उस फंड में आप 5, 10, 15 साल तक बैठेंगे तो उसमें 93% डेज ऐसे होंगे कि जब आपकी जो एनएवी है वो पिछली एनएवी से नीचे जा सकती है। और इस बात को अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो आप सीरियस वेल्थ नहीं बनाएंगे, राइट। तीसरी चीज, ये बहुत जरूरी है हमें समझना, इस बाजार को आप महंगा या सस्ता पी वैल्यूएशन से नहीं देखते हैं। हमेशा दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, तब हम ज्यादा और कम की बात करते हैं। इस वक्त बाजार में क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा। 26 अप्रैल कल की तारीख में बाजार का पी वैल्यूएशन 22 था। अब ये 22 से ज्यादा पी वैल्यूएशन कब था? 9 फरवरी 2001 में था, 8 मार्च 2004 में था, 14 जनवरी 2008 में था, 13 अक्टूबर 2010 में था, 3 मार्च 2015 में था, 29 अगस्त 2018 में था, 3 जून 2019 में था, 10 फरवरी 2021 में था। आप देखिए, इससे महंगा बाजार तो इतिहास में था। लेकिन पिछले 1.5 साल से सब दुनिया आपको ज्ञान क्या दे रही है? बाजार बहुत महंगा है, संभल के रहिए, बाजार बहुत महंगा है, संभल के रहिए। और पिछले 1.5 साल में बाजार ने आपको 30% एब्सोल्यूट रिटर्न दे दिया। मैं आपसे फिर कहता हूं, इस बाजार में ज्यादा समझदार बनने की कोशिश ना करें, इस बाजार को हराने की कोशिश ना करें। बाजार की हिस्ट्री को देखिए और बाजार को आप समझेंगे। इस वक्त भी क्या हो रहा है, इस वक्त भी क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। इस क्वार्टर में, जो क्वार्टर अभी खत्म हुआ है, अभी नया क्वार्टर शुरू हुआ अप्रैल से, पिछला क्वार्टर जो खत्म हुआ है ना, इसमें निफ्टी का रेवेन्यू 10.25% से बढ़ा है। निफ्टी 50 का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड टैक्स, जिसको आप ग्रॉस प्रॉफिट्स कहते हैं, वो 21% से प्रॉफिट बढ़े, 21% से प्रॉफिट बढ़े। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसमें टैक्स हटा दीजिए, डेप्रिसिएशन हटा दीजिए, इंटरेस्ट कॉस्ट हटा दीजिए, जो प्योर प्रॉफिट है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो भी 11% से बढ़ा है। इस लेवल के मार्केट पे अगर आपको 11% का प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, 21% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, और आप ये मान के चलते हैं कि आने वाले समय में बाजार में सेंटीमेंट नहीं अच्छा होगा, तब भी आपको ये ग्रोथ रेट आने वाले समय में मिलती रहेगी। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू लुक एट द मार्केट्स। तो बाजार को सिर्फ ये मत देखिए कि बाजार 22,000 निफ्टी हो गया है और 75,000 74,000 सेंसेक्स हो गया है तो वो महंगा हो गया है। इस तरह से अगर आप बाजारों को देखेंगे तो बाजार आपके समझ में नहीं आएगा। एक बहुत छोटा सवाल पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। बाजार महंगा या सस्ता आपको कैसे देखना है? एक 10 साल के बच्चे को माँ कहती है बेटा दूध लेके आ, वो बाजार में दूध लेके जाता है, और माँ कहती है बेटा सस्ता वाला दूध लेके आना। वो बाजार में दूध लेने जाता है, वहां बाजार में 2 पैकेट हैं, एक पैकेट 80 रुपए का है और एक पैकेट 50 रुपए का है। बच्चा लेके आता है 50 रुपए का पैकेट। माँ पूछती है बेटा ये क्यों लेके आया? तो वो बोलता है माँ सस्ता था। तो माँ पूछती है इस पैकेट में कितना दूध है? तो वो बोलता है 1 किलो। उस पैकेट में कितना दूध था?
तो वो बोलता है 2 किलो। अब बताइए कौन सा पैकेट सस्ता था? तो सब कोई चैट पे भी रिप्लाई कर सकते हैं। कितना आसान है। ठीक है, लोग क्या है कि 80 और 50 को देख रहे हैं उस बच्चे के जैसे, वो ये नहीं देख रहे कंटेंट के, तो उसके अंदर क्वांटिटी क्या है। निफ्टी के प्रॉफिट में नजर मारी, और एक दावा करता हूं मैं, चुनौती के साथ एक दावा करता हूं, टीवी आपको कभी भी निफ्टी के प्रॉफिट ग्रोथ का चार्ट नहीं दिखाती है। हमेशा टीवी आपको इंडेक्स का ग्रोथ दिखाती है। वो आपको ये बोलती है कि पैकेट का भाव कितना है, पैकेट में क्वांटिटी कितनी है, वो कभी नहीं बताती। और जब तक आप क्वांटिटी नहीं जानेंगे, आप कैसे समझेंगे कि चीज महंगी है या सस्ती है। इन मामूली बातों की वजह से ज्यादातर लोग इस बाजार में आते तो हैं, झगड़ा करते रहते हैं बाजार को हराने का, और ढाक के वही 3 बात, पैसा नहीं बनता। पैसा चंद लोगों का बनता है जो ये 3 बातें, 3 स्लाइड्स को ध्यान में रखते हैं जो मैंने आपसे बात की। अब मैं जल्दी से इस बात पे आता हूं कि इंडिया में क्या हो रहा है, और इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग का इस वक्त क्यों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखनी है। सबसे पहले तो हम इंडिया को समझे कि इंडिया में क्या हो रहा है। ध्यान से हम देखते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोल रहा हूं। लोग फैक्ट्स को नहीं समझते हैं हितेश भाई, लोग इमोशंस को समझते हैं। अगर आप ये कहेंगे ना कि इंडिया इंडिया की जीडीपी जो है वो अगले 5-7 साल के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 8% आ रही है, 7% आ रही है, हम 60 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। हमें इमोशनली उस चीज को बताना है। कैसे बताना है? जब हम आजाद हुए थे उस वक्त इंडिया की जीडीपी जो थी वो करीब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास थी। आज जो इंडिया की जीडीपी है, अगर हम बात करें तो वो 250 लाख करोड़ के आसपास हो गई है। और ये जो जीडीपी है, ये अगले 7 साल, अगले 6 साल के अंदर 2030 खत्म होते होते 7,000 करोड़ के, 7,000 बिलियन डॉलर्स के हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? जितना पैसा हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने पिछले 75 साल में बनाया है ना, उसका दुगना पैसा केवल 6 साल में बनेगा। इसको ऐसे देखना है। माँ बाप को पैसा बच्चों के लिए बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त बच्चा जिस सैलरी पे लगेगा वो उसके फादर की रिटायरमेंट की सैलरी से ज्यादा होगी। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आपके बच्चों के सामने वेल्थ एक्सप्लोजन हो रहा है। अगले 6 साल में आपके बच्चे इतना पैसा बनाएंगे जो आपकी 3 पीढ़ियों ने नहीं बनाया। अगले 6 साल के अंदर मेरी वेल्थ इतनी बढ़ेगी जितनी वेल्थ मैंने आज तक नहीं कमाई है। मेरे पिता की उसमें जोड़ लूं, मेरे दादा की उसमें जोड़ लूं, 3 जनरेशन जोड़ लूं, तब भी वो वेल्थ कम है। और ये वेल्थ अगले 6 साल में इंडिया के अंदर बन रही है। और इस वेल्थ के बनने में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना, मजेदार बात आपको बताता हूं, वो मैन्युफैक्चरिंग का रहने वाला है। क्योंकि बिना मैन्युफैक्चरिंग के आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे, और सरकार की सारी पॉलिसीज इस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की तरफ रहने वाली है। कैसे रहने वाली है, क्या इंपैक्ट आने वाला है, बहुत जल्दी से देखिए हम इस बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके पहले स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में आपको बता दूं। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में 3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपकी आने वाली जीडीपी ग्रोथ रेट पिछली गुजरी हुई जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा होगी, नंबर 1। आपका आने वाला ब्याज दर पिछले गुजरे ब्याज दर से कम होगा, नंबर 2। और नंबर तीसरा, आपकी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं आने वाले समय में बॉन्ड यील्ड्स पिछले समय से कम होगी। तो 3 जो सबसे मेजर फैक्टर्स हैं जो आपके बाजार को बूस्ट देते हैं, वो आपके लिए इस वक्त पॉजिटिव है, सही बैठे हुए। और आखिरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जरूरी है हमें समझना, ध्यान से इस चार्ट को देखिए। हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल, पिछले 10 साल नहीं, कोविड से पहले के 10 साल बहुत बुरे गुजरे, बहुत ही बुरे गुजरे। 2020 तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब थी। इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस यह है कि हर सेठ के ऊपर उधार था, और कोई भी सेठ पैसा चुका नहीं रहा था। इस वजह से बैंक के एनपीएस बढ़ रहे थे, बैंक के एनपीएस बढ़ रहे थे, सेठ लोगों के व्यापार की उधारी बढ़ रही थी। दोनों ने मिलकर इस तरफ बहुत ध्यान दिया, और 2015 से लेकर 2020 तक उन्होंने ऐसे काम किए कि आज बैंक के एनपीएस कम होने लगे हैं और सेठ लोगों की उधारी कम होने लगी है। तो ध्यान से देखिए, इस वक्त इंडियन कॉर्पोरेट लिवरेज नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां व्यापारी का उधार कम हुआ हो, हर जगह व्यापारी का उधार बढ़ा है। इंडिया अकेला कंट्री है, वापस बोलता हूं, इंडिया दुनिया में अकेला कंट्री है जहां व्यापारी का उधार कम हुआ है। What does it mean? It means that Indian industrialist, Indian businessman is ready to invest more। और इसको बोलते हैं टर्न इन कैपेक्स साइकिल। आप इंडिया के कस्प पे हैं, कैपेक्स साइकिल के कस्प पे बैठे हैं, मतलब यहां से आप इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको आप बढ़ते हुए देखेंगे, और कैपेसिटी एक्सपेंशन को आप बढ़ते हुए देखेंगे। तो हमारी जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग, और उस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा व्यापारी तैयार है।
आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ये हमें समझाएगी कि मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत क्या है। ये है दोस्तों 10 साल का रोलिंग रोलिंग जीडीपी ग्रोथ रेट। मैं 1 साल का क्यों नहीं दिखा रहा हूं, 3 साल का क्यों नहीं दिखा रहा हूं, 5 साल का क्यों नहीं दिखा रहा हूं, उसमें आपको दिशा समझ में नहीं आएगी। इसमें आपको दिशा समझ में आएगी। और एक और चीज आपको समझ में आएगी कि 1980 से लेके 2010 के बीच में चाइना की ग्रोथ देखिए, इट वाज +9.5%। चाइना ईयर ऑन ईयर 9.5% से जीडीपी को बढ़ा रहा था, और इंडिया केवल 5% से बढ़ा रहा था। ऑलमोस्ट हमारे से डबल वो ग्रोथ कर रहा था। तो इंडिया इस ग्रोथ में पीछे क्यों रह गया, चाइना इस ग्रोथ में आगे क्यों चला गया? बहुत सिंपल सा रीजन है, इंडिया ने सर्विसेज को चुना और चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग को चुना। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में फर्क क्या है? सर्विसेज एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। आईटी के अलावा आप कोई सर्विसेज एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर आपको वो चीजें देनी है जो एक ज्योग्राफी से निकल के दूसरी ज्योग्राफी में जा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, सर्विसेज नहीं जा सकती है, केवल सॉफ्टवेयर सर्विसेज जा सकती हैं। तो इंडिया की ग्रोथ रेट में एक्सपोर्ट का योगदान नहीं था, चाइना के अंदर एक्सपोर्ट का योगदान था। तो अभी हुआ क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है पोस्ट कोविड। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। 2015 के बाद आप देखिए चाइना की पॉपुलेशन कम होने लगी है, चाइना में लेबर सप्लाई कम होने लगी है, चाइना में एजिंग बढ़ने लगी है। और इस ब्लू लाइन को देखिए, 2015 के बाद तेजी से चाइना के जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट आ रही है। राइट? इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट जो एवरेज 5% रहा करता था, वो 6.5% के आसपास पहुंच गया है। कोविड की वजह से गिरावट आई है, पर कोविड के बाद भी आप चाइना के कर्व को देखिए, वो नीचे जा रहा है, इंडिया का कर्व ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया जीडीपी इज एन लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड। इसको हम सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं, सेक्युलर ट्रेंड। 3 महीने की जीडीपी ग्रोथ रेट देखना छोड़ दीजिए। इंडिया इज द ओनली कंट्री, आई रिपीट, इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री जहां पर सेक्युलर ट्रेंड अप ट्रेंड में है। सेक्युलर ट्रेंड, सेक्युलर मतलब लंबे समय तक आपको जीडीपी ग्रोथ को अप ट्रेंड मिलेगा। अब इंडिया को करना क्या है? इंडिया को ये जो 6% ग्रोथ रेट हमारी है, इसको बढ़ा के 8 करना है, 9 करना है, 10 करना है। ये कैसे होगा? इसको करने का एक ही शर्त है, और वो शर्त है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाना होगा। किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, कोई भी कंट्री, आप जापान को भी देख लीजिए, इसका चार्ट में तो नहीं है। उनकी जो 9% प्लस ग्रोथ रेट हुई, तो वो कब हुई? वो तभी हुई जब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना शुरू किया। और उस दौरान हुआ क्या? इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का शेयर अभी 15% है, चाइना का ये 9% हुआ करता था 1970s में, जो बढ़ के 32% हो गया। What does it mean? It means that हमारे पास एक ही रास्ता है, वही एक रास्ता है जो हमें 8, 9, 10% जीडीपी ग्रोथ पे ले जाएगा, और वो क्या है? बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग। और इसलिए आप देखेंगे कि सब कुछ जो इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है, वो इस तरफ हो रहा है। एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था, ध्यान से हम देखते हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर का रिश्ता क्या है। इस वक्त इंडिया के अंदर 47% एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर से आता है। 15% की जो कंट्रीब्यूशन है वैल्यू में, वो एग्रीकल्चर से आता है। चाइना में भी ये 25% हुआ करता था, जो आज गिर के लेस देन 10% हो गया है। लेस देन 10% एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? यही चीज इंडिया में भी होनी है। जब तक इंडिया में ये चीज नहीं होगी, तब तक इंडिया में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। जब तक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, हर इंडियन का कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी में नहीं होगा। जब तक हर इंडियन का वैल्यू एडिशन जीडीपी में नहीं होगा, तब तक आप 8-9% जीडीपी ग्रोथ रेट पे नहीं आएंगे। तो हर इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट करे, उसके लिए जरूरी शर्त क्या है? कि वो एग्रीकल्चर से बाहर निकले और मैन्युफैक्चरिंग में आए। राइट? इसलिए मैं एक बड़ी बड़ी ही जरूरी बात कह रहा हूं, ध्यान से समझने की जरूरत है। इंडिया के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए। जब तक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को नहीं बढ़ाएगा, तब तक इंडिया उस 9% के क्लब में नहीं जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। और इसलिए अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपको इस सेक्टर की तरफ क्यों ध्यान देना है। दिस इज समथिंग फ्रेंड्स, मामूली सी बात है जो हमें समझने की जरूरत है। मैं हर चार्ट पे तो बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। एक बड़ा अच्छा इसका प्रेजेंटेशन है जो एचडीएफसी ने बनाया है। आप एचडीएफसी से उस प्रेजेंटेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, और वो आसानी से आपको बता सकता है। अब ऐसे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में
आप अच्छा करें, इसके लिए दुनिया आपकी मदद कर रही है। कभी कभी किसी चीज का वक्त आता है और उस वक्त आने पर क्या होता है कि सारी चीजें आपके फेवर में चली जाती है। तो इंडिया के फेवर में क्या जा रहा है? इंडिया के फेवर में ये जा रहा है कि दुनिया जो चाइना से सामान खरीदती है, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दुकानदार चीन है। चाइना से जो सामान खरीदती है वो खरीदना नहीं चाहती है। उसका सबसे बड़ा ग्राहक यूएस चाइना से खरीदना नहीं चाहता है। यूएस और चाइना के राइवलरी के बारे में आपने सुना होगा। दोनों देशों के बीच में फ्रिक्शन बढ़ रहा है, ये भी आपने सुना होगा। कितना फ्रिक्शन है मैं आपको बताता हूं। आज से 5 साल पहले यूएस 21% इंपोर्ट चाइना से करता था। आज यूएस केवल 13% इंपोर्ट चाइना से करता है। लुक एट द फॉल इन चाइनाज एक्सपोर्ट टू यूएस। इस वजह से दुनिया के अंदर दूसरे देशों को मौका मिल रहा है, क्योंकि उनके यहां से यूएस का इंपोर्ट बढ़ रहा है। इससे अच्छी खबर आपके लिए क्या हो सकती है? और ये जो चाइना का लॉस है, ये इंडिया का गेन है। ये जो चाइना का लॉस है, ये वियतनाम का गेन है। अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। इंडिया के मुकाबले वियतनाम और ताइवान ने काफी अच्छा किया है। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज की है कोविड के बाद से, जो पीएलआई लेके आई है, जो टैक्सेशन के अंदर जो कमी की है, इससे हमें लगता है कि आने वाले समय में जो भी चाइना का लॉस होगा, वो सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पास में आएगा। क्यों आएगा? उसका रीजन बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। कोई भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जहां लेबर की सप्लाई बढ़ रही है एक्सेप्ट इंडिया। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। चाइना में तो लेबर सप्लाई नेगेटिव हो रही है, नेट एडिशन टू दी वर्किंग फोर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताता हूं, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं, मेरे घर का एग्जांपल आपको देता हूं, आपको बात समझ में आएगी। 1960s में मेरे पिताजी ने काम करना शुरू किया। मेरे घर में पिताजी काम करते थे, उनके 5 भाई बहन डिपेंडेंट थे, पेरेंट्स डिपेंडेंट थे। 7 खाने वाले थे, एक कमाने वाला था। 1990s में मैंने काम करना शुरू किया। हम 5 लोग थे। मेरे पिताजी कमा रहे थे, मैंने कमाना शुरू किया। 5 लोग खाने वाले थे, 2 लोग कमाने वाले थे। वक्त गुजरा, मेरी शादी हो गई, मेरी पत्नी भी काम करती थी। हम 5 से 6 हो गए। 6 में से 3 कमाने वाले थे और 3 खाने वाले थे। वक्त गुजरा, मेरे माता पिता का देहांत हो गया। हम 6 से 4 पर आ गए, लेकिन मेरे बच्चे बड़े होने लगे। अब पिछले 2 साल से मेरा बड़ा बच्चा कमा रहा है। अब घर में 4 खाने वाले हैं, 3 कमाने वाले। लुक एट द इक्वेशन, व्हाट्स हैपनिंग। और 2-3 साल में चौथा भी कमाने लगेगा। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ माई फैमिली, first time it will happen, there will be 4 members, all 4 members working, right? This is called supply of labor, supply of consumer to the economy. किसी भी इकोनॉमी को, प्राइम ऑफ इकोनॉमी तब होती है जब उसके फैमिली के अंदर डिपेंडेंट कम होते जाते हैं और कम बढ़े। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, कितना खूबसूरत चार्ट है। लुक एट द ग्रीन ऑफ इंडिया। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर लेबर सप्लाई इज राइजिंग। यूएस भी आप देख रहे हैं बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि दुनिया का हर लेबर यूएस जाना चाहता है। यूएस में एक अट्रैक्शन है, इसलिए यूएस में भी आपको लेबर सप्लाई बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड दिस इज व्हाट फ्रेंड्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। गवर्नमेंट पीएलआई जैसी स्कीम लेके आई है इंसेंटिव देने के लिए, टैक्सेशन को कम किया है। इसका इंपैक्ट ये है कि आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन के साथ हिंदुस्तान में क्या है। आप में से किसी ने भी 4 साल पहले अगर मोबाइल फोन खरीदा है, कोविड से पहले अगर मोबाइल फोन खरीदा है, तो वो मेड इन चाइना था। और अगर आपने पिछले 1-2 साल में अपना स्मार्टफोन खरीदा है, तो वो मेड इन इंडिया है। लुक एट द काइंड ऑफ प्रोग्रेस इंडिया हैज मेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल। जो मोबाइल में हुआ है ना दोस्तों, वो रेफ्रिजरेटर में होने वाला है। लॉयड ने अभी अभी एसी को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। जो मोबाइल में हुआ है वो एसी में होने वाला है। जो मोबाइल में हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होने वाला है। ये आप होता हुआ देखेंगे। इसका प्रमाण मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप ये होता हुआ देखेंगे। और रोजाना देखने की कोशिश करेंगे तो नजर नहीं आएगा। जैसे आपको मोबाइल भी नजर नहीं आया था, अचानक से आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप देखते हैं कि सारा मोबाइल तो आप ही बना रहे हैं, सारा मोबाइल तो आप ही बना के बेच रहे हैं। यही बात एसी इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी रेफ्रिजरेटर और ईवी के अंदर भी दोस्तों होने वाली है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। यही मेरा आपको एक एक मैसेज रहेगा। तो ये वो निचोड़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग कंजप्शन मार्केट इन इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट लेबर मार्केट इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया इज गेनिंग इन एक्सपोर्ट्स। इंडिया के अंदर जो जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो चेंज हो रही है। दुनिया चाइना के साथ ताल्लुकात खत्म कर रही है। चाइना भी इंटरनल प्रॉब्लम में है, लेबर सप्लाईज नहीं बढ़ रही है। ऐसे में इंडिया को चाइना के साथ कंपीट करना बहुत आसान हो गया है। गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई है कि अगर आपको 6-7% की जीडीपी ग्रोथ रेट से 9% प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट की तरफ जाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आपके पास में और कोई रिश्ता नहीं है।
रास्ता नहीं है, इसलिए आपके पास आत्मनिर्भर का स्लोगन दिया गया है। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने पॉलिसीज में परिवर्तन किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टैक्सेशन को कम किया है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पीएलआई को सपोर्ट किया है, और जो ग्लोबल रीअलाइनमेंट है वो भी इंडिया के हक में आ रहा है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, और वो निवेदन ये है कि इन सारी बातों को समझने के लिए, ज्यादा विस्तार से समझने के लिए, आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आप जो एचडीएफसी का प्रेजेंटेशन है उसको आप जरूर देखें। अपनी बात खत्म करूं उसके पहले एक बहुत बुनियादी बात है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का फर्क आपको समझाना चाहता हूं। ये ये मेरी कहानी मेरे घर की कहानी है। मेरे अंकल हैं जो 1999 में रिटायर हुए थे। जब वो 1999 में रिटायर हुए तो उनको 11 लाख रुपए का पीएफ और ग्रेचुटी मिला था। 11 लाख रुपए का जब उनको पीएफ ग्रेचुटी मिला तो उनको अब उस पैसे को इन्वेस्ट करना था। उन्होंने मेरे से बात की कि मैं इसको क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें से 5 लाख रुपए कम से कम आप स्टॉक मार्केट में इक्विटी म्यूचुअल फंड में जमा कर दीजिए। उस वक्त जो डिविडेंड यील्ड था ना सर, वो 1.8% था। आज भी डिविडेंड यील्ड 1.8% ही है। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा करता हूं और जो मुझे डिविडेंड इनकम मिलेगी, वो मेरे को 10 लाख रुपए पे 18,000 रुपए मिलेगी। और उन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं 10 लाख रुपए पीपीएफ में जमा करता हूं तो उस वक्त पीपीएफ में उनको 72,000 रुपए के आसपास उस पैसे नहीं, सॉरी, 5 लाख पे 72,000 रुपए के आसपास आसपास इनकम मिल रही थी। तो कहाँ 18,000 रुपये और कहाँ 72,000 रुपये। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अपना सारा पैसा पीपीएफ में रख दिया। पिछले साल जो उनको अपना इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में किया था उसमें जो ब्याज मिला, वो उन्होंने आगे 5 साल उसको सरकाया, वो जो ब्याज उनको मिला ना, वो 42,600 रुपए है। आप क्या देख रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट इनकम कम हो गई। पिछले 25 सालों में, 24 सालों में उनकी इंटरेस्ट इनकम कम हो गई। जो 72,000 रुपए कमा रहे थे, आज उसी पैसे से वो केवल 42,000 रुपए कमा रहे हैं। प्रिंसिपल वहीं का वहीं है, प्रिंसिपल की बात भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन पिछले साल जो निफ्टी ने डिविडेंड दिया है ना, वो 1,80,000 है, केवल डिविडेंड इनकम। निफ्टी 25 गुना हो गई, वो छोड़िए, वो दूसरी बात है, उसकी तरफ मैं देख ही नहीं रहा हूं। ठीक है। तो अगर कोई यंग बच्चे को आप कहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए आपको इनकम कहां से आएगी, वो कभी बॉन्ड से नहीं आ सकती है। इक्विटी एक इनकम जनरेशन एसेट भी है, ये गलत है। ये गलत मानना है कि इक्विटी इज फॉर अप्रिशिएशन, इक्विटी इज फॉर इनकम टू, अगर आपके पास में समय है। लेकिन ये बात लॉन्ग टर्म है। दिक्कत क्या है तेज भाई, बहुत सिंपल सी दिक्कत मैं आपको बताता हूं। मुझे ये बड़ा 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 हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं ये बात बताऊं। राजू श्रीवास्तव जी जो एक कॉमेडियन थे, उनके उनका एक चुटकुला है जो मुझे बहुत याद रहता है कि एक शराबी था, बेवड़ा जिसके आप कहते हैं। वो शराबी का लीवर किरोसिस हो गया और वो मर गया, और वो यंग एज में ही मर गया और ईश्वर के यहाँ चला गया। तो जब वो स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में जाने पर चित्रगुप्त ने सब लेखा जोखा देखा, तो यमराज को बोला कि इस बंदे ने बहुत पाप किए हैं, घर की जिम्मेदारियां भी नहीं उठाई, इसको मोक्ष नहीं मिलना चाहिए, इसको वापस धरती पर भेजो, इसको नया जन्म दे दो, वापस धरती पर भेजो, इसने बहुत पाप किए हैं। तो वो ये सुन रहा है। तो जब उसको पता लगा कि उसको वापस धरती पर भेज रहे हैं तो वो बहुत खुश हो गया कि उसको फिर से शराब पीने को मिलेगी। तो वो यमराज से रिक्वेस्ट करता है कि यमराज जी, मुझे आप वापस धरती पर भेजें, एक बात याद रखें, मुझे दांत एक ही चाहिए, लीवर मुझे 32 चाहिए, मुझे इतना जल्दी मर के वापस नहीं आना। क्यों उसको लीवर 32 चाहिए? क्योंकि उसको शराब पीने में आनंद आता है। ये जो आनंद है ना दोस्तों, ये एक फीलिंग है, और ये एक सेंसरी फीलिंग है, ये सेंसस से होती है। ये कौन कौन कहता है कि आप खुश हैं? आपकी इंद्रियां कहती हैं कि आप खुश हैं। आपकी इंद्रियां कहती है कि आप आनंद भोग रहे हैं। तो ये आपकी इंद्रियां कितनी है? 5। देयर आर 5 ऑर्गन्स विच गिव्स यू फीलिंग, बट देयर इज ओनली 1 ऑर्गन विच गिव्स यू इमेजिनेशन। कल्पना, कल क्या होगा। जब मैंने मेरे अंकल से कहा कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालें, उनकी फीलिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि पीपीएफ में ब्याज ज्यादा था और वहां पर डिविडेंड बहुत कम था। उनकी फीलिंग अच्छी नहीं थी। वो ये इमेजिन नहीं कर पाए कि 25 साल में इंडिया कहां जाएगा। जब वो ये इमेजिन नहीं कर पाए तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। दोस्तों, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि लॉन्ग टर्म इमेजिनेशन है, केवल ब्रेन कर सकता है। शॉर्ट टर्म फीलिंग है जो सेंसरी ऑर्गन्स करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है कि सेंसरी ऑर्गन्स 5 है, ब्रेन तो 1 है। तो कॉन्फ्लिक्ट में 5 बनाम 1, ये 5 जीत जाते हैं। जब तक ये एक मामूली बात हम नहीं समझेंगे,
तब तक काम नहीं चलेगा। तो उसी इमेजिनेशन के बहाने मैं आपसे कहता हूं, ये जो 4.25 करोड़ बच्चे नौकरी मांगने के लिए आ रहे हैं, ये तब तक नहीं मिलेगी नौकरी जब तक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। जब तक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा, इंडिया 9-10% नहीं पहुंचेगा। जब तक इंडिया 9-10% नहीं पहुंचेगा, इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये एक विशियस सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल को वर्चुअस सर्कल बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में जाना ही होगा। तो मैं आपसे फिर कहता हूं, दिस ऑफर्स यू वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। और मेरा आपसे निवेदन होगा कि इसको आप मौका न छोड़ें। आखिरी स्लाइड जो मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हाई नेक्स्ट 10-15 years आर वेरी गुड फॉर इंडिया। लुक एट प्री कोविड इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का कंपोजिशन, जो मॉर्गन स्टैनली का एमएससीआई ये कहता था कोविड से पहले, अगर कोई अमेरिकन इन्वेस्ट करता है तो ये कहता था कि 42 रुपए आप चीन में डालें, 8 रुपए आप इंडिया में डालें। नवंबर 2023 में एमएससीआई अमेरिकन इन्वेस्टर को यह कहता है कि आप चाइना में केवल 28 रुपया डालें। देखिए, चाइना में कंट्रीब्यूशन 42 से गिर के 28 हो गया है और इंडिया का डबल हो गया है। इंडिया में 16 डालें। इंडिया अभी इस स्टेज में है, दिशा देखिए, इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, चाइना का कम हो रहा है। दुनिया आपके लिए काम कर रही है। अगर दुनिया जब आपके लिए काम कर रही है तब आप फैसला नहीं करेंगे तो कब आप फैसला करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग वो जगह है जहां पर एक इंडिया का अकेला रास्ता है जो निकलता है इंडिया को उस लीग में ले जाने का जिसको आप 9% क्लब कहते हैं, 10% क्लब कहते हैं ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। तो हितेश भाई, ये मेरी तरफ से था। मैं आई प्रेजेंट माई सेल्फ इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। नमस्कार, जय हिंद। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। सर आप काइंडली स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए दैट हाँ, हम सवाल जवाब कर पाएंगे। तो दोस्तों, सर ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, वेरी एविडेंट एंड वेरी क्लियर दैट यस, इंडिया को अगर उस 9% 10% जीडीपी ग्रोथ रेट वाली लीग में अगर जाना है तो मैन्युफैक्चरिंग इज द वे टू इट। सर ने क्लियर समझाया कि जिस तरह से 4 करोड़ नए युवक हमारे वर्कफोर्स में जुड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनको नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? या तो आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में रहिए, या फिर उनको नौकरी देने के लिए आप फैक्ट्रीज बैठाइए। और कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही है, जिस वजह से हमारी गवर्नमेंट का एकदम क्लियर फोकस है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। राइट? अगर आप ये भी देखोगे कि इंडिया के सामने एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए भी उभर करके आई है क्योंकि पोस्ट कोविड कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ये बात समझ पाई है कि चाइना का इंपॉर्टेंस क्या है और इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जहां जिस तरीके से बाकी कंट्रियों का सर ने एग्जांपल दिखाया, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, सर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का भी एग्जांपल दिखा रहे थे कि जब उन्होंने बहुत रैपिडली ग्रो किया था, उनके ग्रोथ के पीछे मैन्युफैक्चरिंग का ही हाथ था, जिस वजह से वो देश आज इतने समृद्ध देश बन पाए। तो सिमिलरली अगर हमें लगता है कि हमारा देश भी आने वाले समय में इतने बड़े अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत बड़ा बूस्ट होने जा रहा है। आपको दोस्तों देखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आज इंडिया अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कर रहा है, इतने हाईवेज बन रहे हैं, तो क्या उन हाईवेज पे इंडिया खेत उगाने वाली है? जी नहीं। उन हाईवेज की जरूरत पड़ेगी जब आपको वो ट्रक्स, वो सारी goods movement होंगे from one place to another. So दोस्तों, I have a very clear conviction that this decade of India belongs to manufacturing, and देखा जाएगा कि while our GDP would continue to grow, manufacturing का share in the overall GDP would grow at a faster pace, and that is why the companies which are inclined towards manufacturing, इनका top line growth, इनका bottom line growth would be faster than that of the overall bucket of Indian companies. तो दोस्तों, आप भी समझते हो कि अगर रिटर्न्स बनाने हैं तो bet on those companies, bet on those sectors which is growing at a faster rate, right? एंड अगर हमें क्लियर अंदाजा दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो ज्यादा स्पीड से ग्रो होंगी, जिस तरह से गवर्नमेंट PLI स्कीम्स की तरफ झुकाव दे रही है, जिसे सर ने बताया कि जहां स्मार्टफोन्स 5 साल पहले तक इंडिया में इंपोर्ट होते थे, आज के दिन एवरी फोन दैट वी आर बाइंग is kind of being manufactured in India, and India is rather an exporter of these smartphones. तो similarly हम सारे white goods में आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से हमारे घरों में लगने वाली ACs, रेफ्रिजरेटर्स भी इंडिया में बनेगी। तो दोस्तों, I feel that this is a big opportunity
एंड HDFC की तरफ से ये मैन्युफैक्चरिंग फंड का NFO आ चुका है। 26 तारीख यानी कि कल से ये NFO स्टार्ट हुआ था एंड 10th ऑफ मई तक ये NFO चलेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में इस NFO को लेकर के बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड कॉल्स फ्रॉम मेनी ऑफ माय कस्टमर्स आस्किंग मी कि हितेश, ये मेरा बैंक वाला बोल रहा था कि HDFC का एक फंड आया है, ये क्या इसे पैसे लगाने चाहिए? तो दोस्तों, ये देख करके मैं सरप्राइज हो रहा हूँ कि मैंने तो अभी तक एक ब्रॉडकास्ट नहीं छोड़ा, मैंने अभी तक एक बात नहीं कही, उसके बाद मेरे क्लाइंट मुझसे फोन करके इस बारे में पूछ रहे हैं। इसका मतलब कि मार्केट में इसको लेकर के बहुत हलचल है। आज सुबह ही मैं संदीप सर से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक ने तो बहुत बड़ा टारगेट लिया है इस पर्टिकुलर NFO में काम करने का। तो दोस्तों, आप जानते हो कि इफ टुडे आई एम बैंकिंग विद HDFC बैंक और हमारे अगर बैंक ने अगर टारगेट लिया है कि इस फंड में बड़ा काम करना है, तो कहीं ना कहीं HDFC बैंक के RM का फोन मेरे पास आ ही जाएगा कि सर, आपके अकाउंट में इतने रुपए पड़े हैं, कुछ पैसे आप यहाँ निवेश कर दीजिए। मतलब आई वाज सरप्राइज टू हियर, संदीप सर सुबह बता रहे थे मुझे कि पहले दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, HDFC बैंक ने सिर्फ कैलकाटा मार्केट से 80 करोड़ का कलेक्शन किया है। That is a fact, that is a number that clearly shows कि इस NFO में काफी कुछ काम होने वाला है and it is best that we utilize this opportunity to reach out to our customers. इससे कस्टमर का भी फायदा होगा, definitely customers will also make a lot of money and at the same time हमारे AUM में भी काफी बड़ा इजाफा होगा। So before I take on the questions, I would request Sandeep sir is here. Sandeep sir is the regional head for HDFC Mutual Fund. He takes care of our relationship there and he has worked in many markets. तो संदीप सर से मैं कहूंगा कि सर इस NFO को लेकर के आप अपनी बात रखिए। थैंक यू हितेश जी फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम अपने सारे पार्टनर्स के साथ एक ही मंच पे जो है अपने विचार को साझा कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा किशन जी का, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से, इतने सरल तरीके से हमको इस बात से अवगत कराया कि किस तरीके से इंडिया में आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल, और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से और तेजी से बढ़ेगा। जो हमारा एस्टिमेट्स है वो बताता है कि 2030 तक हमारी इकोनॉमी डबल हो जाएगी, वो 2x हो जाएगी, और उसी समय मैन्युफैक्चरिंग 2.8x के हिसाब से बढ़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि जो सेक्टर ज्यादा तेजी से बढ़ेगा उस सेक्टर में हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर मुझे समराइज करना हो किशन जी की बातों को, तो मैं 3 चीजों को लूंगा। पहली चीज है अपॉर्चुनिटी। आज की डेट में इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत है, चाहे वो कंजम्पशन की अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारी डेमोग्राफी ऐसी है कि कंजम्पशन की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और दुनिया जो है मल्टीपोलर बन चुकी है, सिर्फ चाइना पे, एक कंट्री पे डिपेंडेंसी नहीं है। जिस ढंग से हमने देखा कि यूएस ने अपना इंपोर्ट चाइना से कम कर दिया है और इमर्जिंग मार्केट में जा रहा है, तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए भी एक्सपोर्ट की। अपॉर्चुनिटी के बाद दूसरी चीज कैपेबिलिटी की है। तो इंडिया के पास जो है स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, कैपेबिलिटी हमारे पास बहुत ज्यादा है, और कैपेबिलिटी हमने शो भी किया हुआ है अलग अलग सेक्टर्स में। और तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कैपेबिलिटी है, और साथ में आपके पास एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। तो जो ये इन्वायरमेंट आज की डेट में इंडिया में बना है, ये अद्भुत है। और हमको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 10 वर्षों में जो हमारे देश में प्रगति हुई है, जिस तरीके से हमारी रैंक हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ी है, ये हमें दर्शाता है कि आने वाले जो 10, 15, 20 साल हैं उसमें किस तरीके से भारत जो है एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। हमें याद रखना पड़ेगा कि 2013 तक भारत जो है फ्रेजाइल 5 में था, बट ये पुराने वक्त की बात हो गई है। ये कहते हैं ना, ये नया भारत है, ये नया समय है। किशन जी का प्रेजेंटेशन सुन के मुझे जो एक पुराना गीत के कुछ पंक्तियां याद आ गई, तो मैं उसको आपसे साझा करना चाहूंगा। उसमें था कि हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में है सोना, हाथ बढ़ाकर देखो, सोने की ये गंगा है, चांदी की जमुना, चाहो तो पत्थर से धान उठाकर देखो, नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। तो ये नया हिंदुस्तान है, हम आत्मनिर्भर हैं, और ये अमृत काल है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने ये फंड जो है HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड हमने लॉन्च किया है, और मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप सभी लोगों के सहयोग से। और 26 तारीख से ये फंड हमारा स्टार्ट हो चुका है, 10 तारीख तक ये फंड है। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस फंड में अपने निवेशकों का पैसा एक लंबे समय के लिए जरूर निवेश कराएं। ये उनके वेल्थ क्रिएशन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान करने वाला है।
धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.